हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जो सीरीज़ है बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग जूलॉजी आज डिस्कस करेंगे। जूलॉजी में अभी तक हम लोगों ने यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यहाँ तक के टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप सबको यहाँ तक के इकोसिस्टम तक के नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब हमारे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए, जिससे आप रिवीजन करते रहें। मिसलिनियस के भी बहुत जल्द हम आपको नोट्स दे देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस तरह हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग अपने कमेंट को निरंतर बनाए रखेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। पित्त का स्रावण करने में निम्नलिखित में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? एंटेरोक्राइनिन, डिओक्राइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर वैसोएक्टिन आदि या संबंधित पेप्टाइड। ये क्वेश्चन आपका यूके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी, कॉलिसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स पित्त के स्रावण के लिए पित्ताशय को उत्तेजित करता है। कॉलिसिस्टिकाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आदि का एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो वसा एवं प्रोटीन के पाचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है। पित्ताशय में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह पाचन में सहायता करता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए क्या पित्ताशय में कोई पाचक एंजाइम होता है, तो नहीं होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यह पित्ताशय में केवल स्टोर होता है, बाकी ये बनता जो है वो यकृत द्वारा ही बनता है, यानी लीवर द्वारा ही बनता है। पित्त लवण वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकतम किण्वन एंजाइम द्वारा, किण्वन यानी कि एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि में होता है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाइड्रोलिसिस अकर्स इन द व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड फ्रॉम व्हिच डाइजेस्टिव ग्लैंड? स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्रूनल ग्लैंड, ओरल कैविटी या एंड लीवर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज। अधिकतम एंजाइम का जल अपघटन आहार नाल की छोटी आंत यानी कि छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है और अग्नाशय यानी पाचक ग्रंथि में होता है। एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया आंतों में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में तथा प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, जबकि वसा ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पित्त रस में उपस्थित नहीं है? डाइजेस्टिव एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड या बाइल साल्ट। तो हम सभी को पता है जो पित्त रस है इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण व फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं, जबकि पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त एक पाचक द्रव है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है और यह यकृत द्वारा निर्मित होता है, लेकिन इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाए जाने की संभावना है जो श्लेष्मा पैदा करता और छोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स would likely be found in the tissue laying the organ that produce and release muscles? goblet cell, mast cell, microphasal cell या oblast? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गॉबलेट सेल। गॉबलेट कोशिका उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाई जाती है जो श्लेष्मा पैदा करता है और छोड़ता है। यह कोशिका प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से उत्पन्न होती है और इसका नाम गॉबलेट कप जैसी संरचना के कारण पड़ा है, यानी कि इसकी जो आकृति है वो कप जैसी है, इसलिए इसका नाम जो है गॉबलेट पड़ा हुआ है। आगे दिया है, इन कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य श्लेष्मा को स्रावित करना और सुरक्षात्मक बलगम परत बनाना है। चूंकि प्रत्येक कोशिका श्लेष्मा उत्पादन के लिए श्लेष्मा स्रावित करती है, इसलिए इसे एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? गॉबलेट सेल को। अगर पूछा जाए म्यूकस ग्लैंड किसे कहते हैं, तो इसी गॉबलेट सेल को म्यूकस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइनर्स प्लेक्सस फाउंड इन, माइनर्स के जाल पाए जाते हैं लीवर, लंग्स,
किडनी या इंटेस्टाइन? सही जवाब हो जाएगा इंटेस्टाइनल वाल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि माइनर प्लेक्सेस जो है वो इंटेस्टाइनल वाल में पाए जाते हैं। यूपीपीसीएस जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज आपका DSSB का भी नोटिफिकेशन आ गया, मतलब एग्जाम डेट आ गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको शेयर किया गया है DSSB के एग्जाम डेट के, आप लोग उसे भी जरूर देखें। जो लोग जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको DSSB वालों के लिए भी ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी LT वालों के लिए। तो आप लोग भी कंटिन्यू जुड़े रहिए, फरवरी से हमारा एग्जाम वो भी स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। माइनर का जाल यानी माइनर प्लेक्सस आंतों की दीवारों के सबम्यूकोजल ऊतक में उपस्थित एक आंतरिक तंत्रिका जाल है। यह आंतरिक तंत्रिका जाल उपकला परत में कोशिकाओं और पेशीय म्यूकोशा चिकनी पेशी के अंतर्गत आती है। इसका प्रमुख कार्य जठरांत्र स्रावण और स्थानीय रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना है। जॉर्ज माइसनर का नाम माइसनर के जाल से जुड़ा है, जिसे पाचन तंत्र के प्लेक्सा सब म्यूकोसस के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनर्स जाल जो है वो दिख रहा है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए माइनेट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाइल इज प्रोड्यूस बाय, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज या इंटेस्टाइन? जीआईसी बायोलॉजी और यूपीपीसीएस 2015 और 2021 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन है लीवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि बाइल जो है बाइल डक्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइल जो है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बाइल डक्ट में जो है ये स्टोर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बाइल का पीएच पूछ लिया तो 7.5 से 7.77 तक इसका पीएच होता है। इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे पीला हरा द्रव पाया जाता है। इसकी संरचना 97 से 98% पानी, 0.7% पित्त लवण और 0.2% बिलिरुबिन, 0.51% वसा में कोलेस्ट्रॉल, वसलीय अम्ल, लेसिथिन और अकार्बनिक लवण के साथ मिलकर ये बाइल जूस जो है वो तैयार होता है। इसका पीएच कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसका पीएच 7.5 से लेकर 7.7 तक होता है, या वसा को वसलीय अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये निर्मित कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इस, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान है आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत है। अंतःग्रहण पानी और अधिकांश विलय का अवशोषण समीपस्थ छोटी आंत में होता है, इसलिए पेट में पेय पदार्थ खाली होने की दर जल अवशोषण की दर निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अंतःग्रहण यानी कि छोटी आंत, भोजन और पेय पदार्थों का अधिकांश पानी प्रासरण द्वारा अवशोषित किया जाता है। लगभग 80% छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है, 10% बड़ी आंत द्वारा और 10% मल में उत्सर्जित हो जाता है, मल के रूप में, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में 80%, 10% बड़ी आंत में और 10% जो है वो मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, स्वेट ग्लैंड के माध्यम से भी निकल जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं ओसोफेगस यानी ग्रास नली में, यकृत में, आमाशय में या डिओडिनम में? सही जवाब ऑप्शन डी डिओडिनम यानी कि ग्रहणी में। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो डिओडिनम किसका हिस्सा है? तो आप सभी ने देखा था छोटी आंत जो स्टोमक वाला भाग है, यहाँ से जो ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ऐसे मुड़ा हुआ है, जहाँ पे आके पित्तरस वगैरह अग्नाशयी रस आके मिलते हैं, इसी छोटी आंत के इसी भाग को जो सी शेप में होता है, इसी को डिओडिनम कहा जाता है, और यहीं पे जो है ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां ग्रहणी के सब म्यूकोशा में स्थित होती हैं। ये शाखित ट्यूबरक्लेस ग्रंथियां होती हैं जो एक नलीदार होती हैं तथा पीएच के साथ बलगम का स्राव करती हैं, जो पेट के कायम के प्रभाव को बेअसर करने का काम करती है। अब ये जो है पेट से ही जुड़ी होती हैं, यहाँ से स्टमक की ग्लैंड आती है। अब स्टमक में HCl है, HCl जो है इसमें एसिड है, लेकिन हमारा इसमें जो है म्यूकोशा है, इसको जो है एसिड से रक्षा करता है, लेकिन छोटी आंत में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं पाई जाती, तो ये क्या करती है? ब्रूनर्स ग्लैंड बलगम स्राव करती हैं, ठीक है, जो इसका रक्षा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या ट्रिप्सिन? तो हम सभी को पता है रेनिन जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये बच्चों में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। रेनिन ये बड़ों में नहीं पाया जाता, यानी वयस्क में जो है ये नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, प्रोटीन के पाचन के लिए, लेकिन पेप्सिन बड़ों में प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो है वो बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन,
कितने वर्ष के बच्चे? तो 3 वर्ष से कम के बच्चे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है लार स्नेहक की तरह कार्य करता है, यानी लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। दूसरा है लार एमाइले स्टार्च और ग्लूकोज में बदल देता है, एमाइले स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। लार का पीएच लगभग 3.4 होता है, या लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आवन अनिवार्य है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, क्या पूछा है एक बार देख लें। इसमें पूछा है इन कथनों में कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो पहला और चौथा है कि लार जो है ये लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य होता है। पहला और चौथा जो है सही है। लार का पीएच 6.5 से 7.5 तक होता है। लार जो है एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं बल्कि माल्टोज में चेंज करता है, इसलिए दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। पहला और चौथा इसका सही जवाब है, जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में प्रयुक्त होता है वह है डाइक्यूमेरॉल, टोकेफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल या बीटा कैरोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डाइक्यूमेरॉल, जबकि टोकेफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है और आर्गोकैल्सिफेरॉल D2 को कहा जाता है। D2 को, जैसे डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल और D3 को कैलियोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन के का संरचनात्मक रूप जो प्रतिस्कंदी यानी कि ब्लड का थक्का जमने के लिए रोकता है उसको क्या कहते हैं? उसे डाइक्यूमेरॉल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए विटामिन के की खोज किसने की थी, तो विटामिन के की खोज पीटर हेनरिक डैम के द्वारा 1929-30 में हुआ था। विटामिन के का साइंटिफिक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ्यूलोक्विनोन विटामिन के का साइंटिफिक नाम है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेक्रेटिन तथा कोलेसिस्टोकाइनिन पाचक एंजाइम पाचक हार्मोन्स हैं, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? पाइलोरिक स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम या फिर ओसोफेगस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूडेनम, जिसे आप लघवा अंतरांत कहते हैं। अब हिंदी बहुत ही टफ होती है, साइंस की थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम से जो है वो स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक प्रकार का हार्मोन्स है, ये मानव शरीर में पाचन प्रणाली के अंतर्गत वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और आंतों में पित्त लवण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। सिक्रेटिन अग्नाशयी रस को जो क्षारीय होता है इसके श्रावण को उत्तेजित करता है और आंत में प्रवेश करने पर पेट की अम्लता को कम करता है। इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पित्त रस की विशेषता है साइलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस इज, क्या है? इट इज़ विदाउट एंजाइम, इट हैज़ ट्रिप्सिन, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इट हैज़ लाइपेज। तो हमने आपको बताया था जो बाइल जूस होता है ये इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य भोजन में मौजूद वसा को वसीय अम्ल में बदलना है। पित्त रस की प्रकृति जो है यानी इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है और इसमें कोई भी प्रकार की एंजाइम जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ओटोजनी के अनुसार यकृत है। द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ ओटोजनी लीवर इज एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मीजोडर्मल या फिर डी, ए एंड बी। सही जवाब ऑप्शन बी एंडोडर्मल। ओटोजनी के अनुसार यकृत एंडोडर्मल है। इसके साथ साथ अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड, गैस्ट्रिक और आंतों की ग्रंथियां, श्वास नली, शाखा और फेफड़े जितने भी हैं ये एंडोडर्मल वर्जिन के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इनिशियल्स फॉर द हेल्थ ऑफ वुंड, यानी कि भरने के लिए? कोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल या फिर निकोटिनामाइड। तो हम लोगों ने देखा था कि घाव भरने के लिए जो विटामिन आवश्यक होती है उसे विटामिन सी के नाम से जानते हैं और विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये घाव भरने के लिए, मसूड़ों के दर्द के लिए, मसूड़ों में सूजन के लिए, मसूड़ों से जब पस आ रहा हो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। बाकी कोबालामिन को विटामिन B12 कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई और निकोटिनामाइड विटामिन B3, इसी को नियासिन भी कहा जाता है। ठीक है, निकोटिनामाइड को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है ये घाव भरने के लिए बहुत आवश्यक है। कोबालामिन B12
कहा जाता है। यह आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है। कौन? कोबालामिन। अगर पूछा जाए विटामिन B12 किसके लिए जिम्मेदार है, तो वो आरबीसी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वहीं टोकोफेरॉल जैसे विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, ये एंटी स्टेराइल विटामिन है, यानी कि ये बांझपन के लिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो महिलाएं जो है वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। निकोटिनामाइड जिसे विटामिन B3 के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, और इसी को निकोटिनामाइड को भी कहीं कहीं नियासिन भी लिखा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि घाव भरने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है वो विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, लीवर या फिर बोन मैरो, किस में होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी लीवर। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। स्तनधारियों के रक्त में रक्त प्लेटलेट्स होती है, या रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है, ये कहाँ बनता है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक, बाकी प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? तो ये लीवर में बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार एमाइलेज की गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? लार एमाइलेज, तो अभी हम लोगों ने देखा था लार के लिए जो जिम्मेदार है वो क्लोरीन है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन के प्रेजेंट में ही लार जो है वो अपना कार्य कर पाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे अगर सोडियम पूछे तो ये आयन जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, और Fe यानी कि आयरन जो है यह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जबकि SO2 की कोई भी भूमिका हमारे बॉडी में नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस तरह लार आयन में आपको क्लोरीन की भूमिका पूछ लिया, उसी तरह हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले कि सोडियम का क्या कार्य है, तो ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है सोडियम। ठीक, अगला क्वेश्चन, टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है वसा ऊतक, लीवर, स्किन या फिर लिम्फोसाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत यानी कि लीवर। टोकोफेरॉल लीवर में भंडारित होता है। टोकोफेरॉल को ही विटामिन ई कहा जाता है। यह एक स्टेराइल विटामिन है, यानी कि इसकी कमी से बांझपन का शिकार हो जाते हैं। यह एक तरह जवानी का विटामिन भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन वसा विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है? यकृत जो है पित्त भी यकृत बनाता है, लेकिन पित्त जो है वो भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ब्लड का निर्माण यकृत करता है, जल यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव के आमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, उसका पीएच कितना होता है? तो ये पाया कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक में पाया जाता है, और इसका पीएच जो है 1.5 से 3.5 होता है, यानी ये अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है, वहीं पे अगर पित्तरस का पीएच पूछ ले तो 7.5 से 7.7 पित्तरस का पीएच होता है। 6.5 से 7.5 लार का पीएच होता है। 1.5 से 3.5 HCl का पीएच होता है, और जो ये वाला पीएच दिया ये किसी का भी पीएच किसी भी पाचक एंजाइम का नहीं होता है। सारे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से किसी का भी पीएच जो है एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, पेयर्स पैसेज इन मैमल्स आर। स्तनधारी जंतुओं में पेयर्स खंड हैं एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सिक्रेटरी या फिर लिम्फॉइड। सही जवाब ऑप्शन डी लिम्फॉइड। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्तनधारी जंतुओं में पेयर्स खंड, पेयर्स पैचेज, लिम्फोसाइट, तिल्ली, थाइमस, टांसिल द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये एक लिम्फॉइड है। अगला क्वेश्चन, पाइलोरिक अर्क में हार्मोन्स होता है। पाइलोरिक एग्जॉट्स कंटेन द हार्मोन्स गैस्ट्रिक, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजामिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। सही जवाब ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। पाइलोरिक अर्क में हार्मोन्स गैस्ट्रिन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या है? तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो आमाशय की पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl के स्राव को उत्तेजित करता है और गैस्ट्रिक गतिशील में उत्तेजना प्रकट करता है। यह गैस्ट्रिक कोशिकाओं द्वारा आमाशय, ग्रहणी और अग्नाशय के पाइलोरिक निष्कर्षण से निर्मुक्त किया जाता है। इसकी निर्मुक्त यानी एक्सट्रैक्शन जो है ल्यूमेन के पेप्टाइड द्वारा प्रेरित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कफर सेल्स आर। कफर कोशिकाएं होती हैं एब्जॉर्बिक सेल ऑफ इलियम यानी कि इलियम की अवशोषित कोशिकाएं, यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं, लैंगरहांस की द्वीपकाओं की अल्फा कोशिकाएं या सेबेसियस ग्रंथियों की स्रावी कोशिकाएं। कुफर सेल्स कैसी होती हैं? PCS 1994, 97, PCS 2004, 2007 और PGT बायोलॉजी 2009। यानी कि इसको आप देख सकते हैं
कितने एग्जाम में आया हुआ है कि कुफर सेल्स क्या होती हैं। तो कुफर सेल्स जो होती हैं ये फैगोसाइट सेल होती हैं लीवर की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुफर कोशिकाएं लीवर की फैगोसाइट कोशिकाएं होती हैं क्योंकि रुधिर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को यकृत की कुफर कोशिकाएं भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देती हैं। इस क्रिया को भक्षाणु अर्थात फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक है हिस्टोलाइसिस यानी ऊतक का यानी टिश्यू को तोड़ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस या फिर मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस। सही जवाब ऑप्शन सी ग्लाइकोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का प्रमुख केंद्र यकृत होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित चरण ग्लाइकोजनोपत्ति या ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, और ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण, और साथ साथ ग्लूकोनियोजेनोसिस इससे अमीनो अम्ल या वसा से ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म दिए हैं, एक है ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा दिया है ग्लाइकोजेनोलिसिस और तीसरा दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये तीनों अलग अलग टर्म है। अगर आपसे ग्लाइकोजेनेसिस पूछा जाए तो इससे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, और ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस में अमीनो अम्ल या वसा से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ये यकृत में होती है, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया ही कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है क्योंकि बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज इट एक्टिव्स फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डिग्रेड्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इट इज emulsified फैट, इट्स मेक द मीडियम एल्कलाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वसा को पायशीकृत करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पित्त में 2 प्रकार के लवण होते हैं, एक अकार्बनिक लवण यानी कि इनऑर्गेनिक साल्ट, और एक होता है कार्बनिक लवण यानी कि ऑर्गेनिक साल्ट। अगर पूछा जाए इनऑर्गेनिक साल्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, Na2CO3, NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक साल्ट में आती हैं। अकार्बनिक लवण भोजन की अम्लता को उदासीन करते हैं और माध्यम को क्षारीय बनाते हैं, और जो कार्बनिक लवण है यानी कि जैसे पित्त रस में कार्बनिक लवण जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट, ये सब कार्बनिक लवण के अंतर्गत आते हैं। इन लवणों का कार्य क्या होता है, तो ये पायशीकृत करते हैं यानी इमल्सिफाइड करते हैं, क्योंकि अग्नाशयी लाइपेज केवल पायशीकृत वसा पर ही कार्य कर पाता है, इसीलिए ये लवण जो हैं उनको पायशीकृत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, पित्त वसा के पायसीकरण और अवशोषण में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशयी एवं आंतीय रस में उपस्थित एंजाइम सक्रिय होकर पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है, क्यों करता है, क्योंकि यहाँ वसा को पायशीकृत करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्यों करता है, क्योंकि जो अग्नाशयी रस होते हैं वो पायसीकृत वसा पर ही कार्य कर पाते हैं। अगर पायसीकृत नहीं होगा वसा फैट तो अग्नाशयी रस इस पर कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए पित्त क्या करता है, इसको इमल्सिफाइड करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, डायस्टेमा क्या है, दांतों के प्रकार, दांतों का एक भाग, दांतों की संरचना या दांतों के बीच का खाली स्थान। तो आपने कभी अपने दांतों को अगर ध्यान से देखा होगा तो जो ये आगे के दांत होते हैं यहाँ बीच में ऐसे गैप होता है, इसी को डायस्टेमा कहा जाता है, अ गैप बिटवीन टीथ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विरसंग की वाहिनियां संबंधित हैं, डक्ट्स ऑफ विरसंग इज एसोसिएटेड विथ गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्लैबरी ग्लैंड या फिर यूथ्रा, किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग जो है ये पैनक्रियाज से संबंधित है, डक्ट ऑफ विरसंग पैनक्रियाज से संबंधित होती हैं। इसे आग्नेयाशयी नलिका भी कहा जाता है यानी पैनक्रियाटिक ट्यूब भी कहा जाता है। यह अग्नाशय व समान पित्त नलिका यानी कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे आप देखिए ये लीफ नुमा जो संरचना है इसी को अग्नाशय कहा जाता है, और कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे है, कॉमन बाइल डक्ट, और इसी को क्या कहते हैं, विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये देखिए, वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग, इसी को कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ऑर्वेक्स प्लेक्सस पाया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी या हार्ट। तो ऑर्वेक्स प्लेक्सस फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठरांत संबंधित मार्ग में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कार्य क्या करती है? तो ये इंटेस्टाइनल संबंधित मार्ग में मस्कुलरिस एक्सटर्ना को अनुदैर्ध्य और गोलाकार परतों के बीच स्थित होता है, या मुख्य रूप से संवेदी तंत्रिकाओं से बना होता है, या एंटेरिक नर्वस सिस्टम के दो महत्वपूर्ण घटकों में से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नहीं पता आपको? तो देखिए, ये हमारा जो है, यहाँ से जब हमारा बक्कल कैविटी से एक ट्यूब निकलती है और ये आगे आता है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर आगे ओसोफेगस, फिर उसके बाद स्टोमक से आगे आता है डिओडिनम से इधर से लार्ज इंटेस्टाइन और इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और यहीं ऑर्वेक्स प्लेक्सस जो है प्रेजेंट होते हैं। ऑर्वेक्स प्लेक्सस को ही मैंट्रिक प्लेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो दूध के पाचन में जो एंजाइम सहायता करता है दूध के पाचन में, तो रेनिन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। रेनिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो दूध जो है छोटे बच्चे ही पीते हैं, इसलिए दूध का जो पाचन है वो छोटे बच्चों में होगा, और 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में ही ये रेनिन जो है वो सिक्रीट होता है, और उसके आगे चल के ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन जो आयोग ने माना है वो ऑप्शन बी को माना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को ना आपको अपने दिमाग से करना होता है। कैसे? पहले जो आपको पता हो उसको आप मैच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि हमारे बालों में कैरेटीन पाया जाता है। 3 का 4 आपको देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी का 4 देखिए केवल एक ऑप्शन में। इस तरह से आप जो है ऑप्शन के हिसाब से भी, एलिमिनेशन के हिसाब से भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया सी का 4 केवल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब इस तरह से आप देख लीजिए, 3 का 4 हो गया। हिपेरिन जो है ये रक्त का थक्का यानी एंटीकोगुलेंट के रूप में कार्य करता है, एक बार इसको भी देख लीजिए। डी का 3, तो डी का 3 भी इसी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1 का 2 हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण। अब यहाँ से आप बड़े आसानी से इस तरह से एलिमिनेशन के माध्यम से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय, इंसुलिन, वशीय अम्ल ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण, और कैरेटीन जो है वो बालों में पाया जाता है। हिपेरिन थक्का रोधी यानी कोगुलेंट का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार में उपस्थित कच्चा स्टार्च पच जाता है कहाँ पे? बाई स्लैबरी एमाइलेज ओनली, बाई पैनक्रियाटिक एमाइलेज ओनली, बोथ स्लैबरी एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज, नॉट डाइजेस्ट एट ऑल। सही जवाब ऑप्शन सी। पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार में उपस्थित जो कच्चा स्टार्च होता है वो पच जाता है, रॉ स्टार्च जिसे कहते हैं, वो स्लैबरी और पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा जो है वो पच जाता है, ठीक है। स्टार्च का पाचन हमारे बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो पाचन है वो स्लैबरी एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। उसके आगे जो स्टार्च, उसके आगे प्रोटीन का पाचन स्टोमक में होता है, फिर उसके आगे जो है पैनक्रियाज में स्टार्च का पाचन होता है। तो यह स्लैबरी और पैनक्रियाटिक एमाइलेज दोनों के द्वारा ही स्टार्च का पाचन जो है वो होता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया आहार में मौजूद कच्चे स्टार्च, ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन के टूटने के लिए छोटी आंत में एंजाइम लार एमाइलेज और अग्नाशयी एमाइलेज में मौजूद लार ग्रंथि में पच जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहला है जो ऑर्निथीन अम्ल दिया है, ये प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। देखिए डाइजेस्टिव ना, ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिए गए हैं, तो आज मैं फटाफट इसलिए करवा रही हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने डाइजेशन वाला टॉपिक छोड़ दिया। बाकी डाइजेशन और टेक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम, ये सब इसी चैनल पर एक बार पहले भी हो गए हैं। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ऑर्निथीन क्या है? ये एक गैर प्रोटीन युक्त अम्ल है, अमीनो अम्ल है, जो यूरिया चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कोलागॉगस किसके स्रावण को उत्तेजित करता है? कोलागॉगस स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ लार, गैस्ट्रिक रस, पित्त या इंटेस्टाइनल जूस। सही जवाब ऑप्शन सी, बाइल। कोलागॉगस जो है ये बाइल के स्राव को उत्तेजित करता है। बाइल निर्मित होता है पित्त के द्वारा, स्टोर होता है बाइल डक्ट में, और इसके स्राव को उत्तेजित कौन करता है? कोलागॉगस करता है। पित्त मानव शरीर में वसा के पायसीकरण और अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में स्वस्थानी जीव की तुलना में उभरी हुई जीव के किसी विशेष स्वाद की पहचान की गति है? एक, धीमा यानी कि स्लोअर, फास्टर, अपरिवर्तनीय, या शुरू में तीव्र फिर धीमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसिली फास्टर एंड स्लोअर, यानी कि शुरू में तीव्र फिर उसके बाद धीमा। ठीक है, स्वस्थानी जीव की तुलना में उभरी हुई जीव के साथ विशेष स्वाद की पहचान की गति शुरू में तीव्र होती है फिर धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले जानिए राइबोफ्लोविन है क्या। तो राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, और विटामिन B2 की कमी से चिल्कोलिसिस यानी ओस्ट विदृढ़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि राइबोफ्लोविन की कमी से चिल्कोलिसिस होता है। वहीं बेरीवेरी विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन B3 जिसे निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जख्म को भरने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, विटामिन 3 का नियासिन है, विटामिन 3 की कमी से पेलाग्रा होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है इसकी कमी से बेरीवेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कोलिसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशयी रस के स्रावण के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है ये लीवर है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं आता है, लेकिन ये पित्त का स्रावण करता है। कोलेसिस्टेकाइनिन जो है पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टेकाइनिन जो है ये हमारे इस यहाँ पे भी जाता है, स्टमक में जाता है, लीवर में भी जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक बार पढ़ ही लेते हैं। यह पित्त रस के स्रावण के लिए पित्ताशय के संकुचन उत्पन्न करता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है या गैस्ट्रिक एंजाइम का स्रावण करती है, जैसे रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिन लाइपेज या फिर गैस्ट्रिक एमाइलेज आदि। अगला क्वेश्चन, जंतु प्रायः ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो जंतु जो है ऊर्जा का पूर्ति करने वाले जो एनर्जी सप्लाइंग होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की मात्रा पूछा जाए तो 4 किलो कैलोरी होता है, और जबकि वसा में पूछा जाए तो 9 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुमेह यानी कि मधुमेह मेलिटस के लक्षणों से सम्मिलित है, यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस का सिम्टम पूछा है। केवल हाइपरफेजिया, केवल हाइपरग्लाइसेमिया, केवल ग्लूकोसूरिया या सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जो हैं मधुमेह मेलिटस से संबंधित हैं, तीनों अलग अलग काम करते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया में इंसुलिन, हाइपरग्लाइसेमिया जो है ये इंसुलिन के कम स्राव यानी कि अल्प स्राव के कारण होता है। हाइपरफेगिया इसमें क्या होता है, जो जिसको मतलब डायबिटीज़ होता है उस रोगी को भूख अत्यधिक लगती है, और ग्लूकोसूरिया में ग्लूकोज मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होने लगता है, यानी उसमें जो है ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्रावण को रोकता है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। सही जवाब ऑप्शन बी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये गैस्ट्रिक स्रावण को रोकने का कार्य करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशयी रस को श्रावण को बढ़ाता है तथा पित्त रस के श्रावण को बढ़ाने में पित्ताशय के संकुचन में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन में निम्नलिखित में से किस स्राव के एंजाइम नहीं होते? पित्त, गैस्ट्रिक जूस, लार या पेनक्रियाटिक जूस। तो पाचक एंजाइम पित्त में नहीं पाए जाते हैं, बाइल में नहीं पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, लार में होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं, लेकिन बाइल में नहीं होते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टिक डक्ट कम, अच्छा एक बार इसको पढ़ दें। यकृत द्वारा स्रावित पित्त में एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वसा पाचन में पित्त जो है वो भाग लेता है। पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण व फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं, जबकि पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम जो है वो नहीं पाया जाता है।
अग्नाशयी रस की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द, पित्ताशय वाहिनियाँ कहाँ से निकलती हैं? गॉल ब्लैडर, हेपेटिक लोब्स, पैनक्रियाटिक लोब्स या फिर किडनी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉल ब्लैडर। सिस्टिक जग जो है यानी पित्ताशय वाहिनियाँ गॉल ब्लैडर से निकलती हैं, पित्ताशय की थैली से निकलती हैं। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि पित्त वाहिनियाँ पित्ताशय की थैली से निकलेंगी, लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा सिस्टिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर से निकलती हैं। इसलिए कभी भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, अगर आपको कोई लैंग्वेज कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप हिंदी और एक बार इंग्लिश को ज़रूर घुमा के देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए आपका गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर से ही सिस्टिक डक्ट जो है वो निकली हुई है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेनिन एक एंजाइम है जो पचाता है, तो रेनिन किसका पाचन करता है? बच्चों में दूध का पाचन करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पित्ताशय में पित्त के निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स क्या है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसे सीसीके कहते हैं, या एंटेरोकाइनिन। तो पित्ताशय से पित्त के निकलने के लिए सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो जिम्मेदार होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त निकलने के लिए, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलने के लिए, सबके लिए ये क्या करता है? उत्तेजित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए पित्त किसके पाचन में जिम्मेदार है, तो पित्त जो है ये वसा के पाचन में जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित ज्ञात कीजिए। थायरॉक्सिन, रिकेट्स, विटामिन डी, क्रेटिनिज्म, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकागॉन। यानी कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा है। इन चारों में से केवल एक ही सही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था हाइपरग्लाइसीमिया, ये पढ़ा था हमने डायबिटीज़ में। हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है, यानी ये ग्लूकागॉन से संबंधित है, ठीक है। बाकी ये तीन के तीनों यहाँ पे गलत हैं। रिकेट्स विटामिन बी डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। पैराथायराइड ये थायराइड की कमी से होता है। लैंगरहंस की आइसलेट की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लूकागॉन रक्त शर्करा यानी कि शुगर के स्तर को बढ़ाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए रेटिनॉल में प्रोटीन के साथ मिलकर उत्पाद बनाता है, ग्लूकोमा, रतौंधी, रोडोप्सिन या फिर वर्णधाता। विटामिन ए रेटिना में प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए अगर प्रोटीन के साथ मिल गया तो रोडोप्सिन बनाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और रोडोप्सिन क्या है? तो ये विटामिन ए और जिसे रेटिनॉल कहते हैं, और इसके साथ साथ प्रोटीन जब मिलेगा तो रोडोप्सिन बनेगा, ठीक है। नेत्र रेटिना की साल यानी रॉड में एक बैगनी लाल रंग का जैविक वर्णक जो एक प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर होता है, जिसे रोडोप्सिन या फिर दृश्य बैगनी कहा जाता है, जो विटामिन ए का व्युत्पन्न है। इस प्रकार विटामिन ए रेटिना में प्रोटीन के साथ मिलकर रोडोप्सिन ए का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में एक अवशेषी अंग है, यानी कि जिसका अब कोई कार्य नहीं है, जिसे आप वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं? तो कॉकलिया इसका कार्य है, हेयर का भी कार्य है, आईलिड का भी कार्य है, लेकिन वर्मी फॉर अपेंडिक्स ये सेलुलोज के पाचन में जिम्मेदार होता था। जब से ह्यूमन ने पत्तियां वगैरह खाना छोड़ दिया है तब से इसका कोई भी कार्य हमारे शरीर में नहीं रह गया है। ये जो है गाय भैंसों यानी मवेशियों के लिए मतलब उसमें कार्य करता है, लेकिन हमारे बॉडी में इसका कोई भी कार्य नहीं है, वर्मी फॉर अपेंडिक्स का, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डकार के दौरान जुगाली करने वाले द्वारा कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है? यानी जब जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय हो गए, मवेशी हो गए, ये जब डकार मारते हैं तो क्या निकालते हैं? तो ये मीथेन निकालते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। यह न केवल डकार से ही बल्कि दलदली भूमि, पृथ्वी के सतह के नीचे से भी, जहाँ पे बहुत सारे गोबर इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ से, कुएं के अंदर से ये जो है मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती रहती है, ठीक है। और ये एक प्रकार का मार्स गैस है, यानी कि ये मतलब अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी जल पी सकते हैं और इसके अलावा जल प्राप्त कर सकते हैं। तो स्तनधारी एक तो जल जो है पीने के माध्यम से प्राप्त करेंगे, दूसरा कहाँ से करेंगे? तो दूसरा जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज जब टूटेगा, ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं ना, C6H12O6, जब ग्लूकोज टूटेगा ना तो यहाँ से भी H2O जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से भी जल जो है स्तनधारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तोड़ के दिखाया गया है आपको।
क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकते हैं। दूसरा है, ऐसे जंतुओं में उंडुक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है कि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, और इनका जो उंडुक होता है, इनका जो सीकम होता है, इसमें स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया होती है जो सेलुलोज के पाचन में जिम्मेदार होते हैं। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल किसमें अवशोषित होता है? अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन। तो अमीनो एसिड जो है ये ब्लड कैपिलरी और बिलाई की रक्त कोशिकाओं में जो है वो अवशोषित होता है। बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो हमारी छोटी आंत जो होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसी को बिलाई कहा जाता है, और अमीनो अम्ल का जो पाचन है यहीं पे होता है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और लवण छोटी आंत में उपस्थित बिलाई की रक्त कोशिकाओं में अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम लार में, आंसू में, दोनों में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम स्लाइबा यानी लार और टीयर्स यानी आंसू दोनों में ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसमें एटीपी पाया जाता है। लाइसोजाइम जो होते हैं ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, मतलब किल करते हैं, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको जो भी पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी पता होगा तो आप होमवर्क क्वेश्चन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई कमी होगी तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में और सारे क्वेश्चन हैं, उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी, डी ट्रिपल एसबी का भी अब जो है आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाइए। आपके यही सारे क्वेश्चन, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम में जो आया हुआ है, साथ साथ डी ट्रिपल एसबी, एनवीएस, केवीएस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल लास्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने लाइसोजाइम आर फाउंड इन देख लिया था कि लाइसोजाइम लार और आंसू में पाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे हैं। कमेंट बॉक्स में आपका अच्छा रिस्पांस है और आप लोग वीडियो को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जूलॉजी के सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ लेके पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। डक्स को कोलेडोकस इज मैमल्स कैरियर। इन मैमल्स कैरियर स्तनपायी में डक्ट्स कोलेडोकस वहन करता है। पहला है बाइल, सलाइवा, मिल्क या फिर स्वेट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाइल। डक्ट्स कोलेडोकस जो है ये बाइल का वहन करता है, बाइल को कैरियर करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में भी देखा। विटामिन सी, जिसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थैलेमिया होता है। विटामिन बी को थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टडी प्रिटेंटिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज। गुदा और मलाशय से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गुदा और मलाशय से जो संबंधित होता है उसे प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जो रेक्टम और एनस से संबंधित होता है प्रोक्टोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछे मिमिक्रोलॉजी, जो ऑप्शन ए में दिया गया, तो चींटियों के अध्ययन को मिमिक्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दांतों के डेंटाइन का विकास होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांतों का जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन ये इसका जो वर्जिन होता है वो होता है मीजोडर्म से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मीजोडर्म। डेंटाइन एक गुहा को घेरता है जिसे लुगदी गुहा कहा जाता है। डेंटाइन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंटाइन को जो स्रावित करती है वो कोशिका कौन सी होती है? तो ओडोंटोब्लास्ट नामक सेल जो है वो डेंटाइन को स्रावित करती है और यहीं से जो है दांतों के अध्ययन को या दांतों के इलाज जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ टीथ।
ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस जो डेंटाइन होता है ये दांतों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और इसका जो श्रावण है ओडोंटोब्लास्ट सेल करती हैं। ठीक है। अगर बात करें इनेमल की, इनेमल ये हमारे बॉडी का ना सिर्फ दांतों का बल्कि पूरे बॉडी का सबसे कठोर और मजबूत भाग है और इसको छोड़कर सभी जो है वो मेसोडर्मल वर्जिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है गॉबलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉबलेट कोशिकाएं किसकी विशेषता हैं? तो जो गॉबलेट सेल हैं ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल्स म्यूकस की विशेषताएं हैं, यानी स्तनधारियों के श्लेष्म की आंतों की उपकला की विशेषता है गॉबलेट सेल। यानी गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती है? तो ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये करती क्या है? तो ये बलगम यानी म्यूकस का स्राव करती है जो हमारे इंटेस्टाइन का एसिड से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, अपने आहार में खट्टे फल और टमाटर को नियमित रूप से शामिल करने से निम्नलिखित में से किस घटना को रोका जा सकता है? तो खट्टे फल और टमाटर जो होता है इससे हमें स्कर्वी रोग से छुटकारा पाया जाता है, क्योंकि खट्टे फल और टमाटर विटामिन सी में पाए जाते हैं और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाना, दांतों से पस आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन बी को थायमीन के नाम से कहा जाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है जिसे निकोटिनामाइड कहते हैं और विटामिन डी की कमी से जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं है? तो टाइलिन एंजाइम जो है ये पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं है। यह एंजाइम पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं होता, यह लार में पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है? तो ये मंड को शर्करा में बदलता है, यानी कि ये स्टार्च का पाचन करता है, प्रोटीन या पेप्टाइड का पाचन नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त शर्करा का समान स्तर से ऊपर बढ़ना जाना जाता है। तो रक्त शर्करा जब ऊपर यानी कि जब ब्लड शुगर ऊपर हो जाएगा सामान्य से ऊपर तो इसी को हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया दोनों रोग होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है और इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से एस्कर्बिक रोग होता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन पेनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं हैं यहाँ से इंसुलिन का स्रावण होता है। पेनक्रियाज में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकालती हैं और डेल्टा सेल कोशिकाएं जो हैं वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स उत्पादित करती हैं। अगला क्वेश्चन है ओडी ऑफ स्पिंक्चर किसके अंत में पाया जाता है? द स्पिंक्चर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ, यानी कि ओडी ऑफ स्पिंक्चर जो है वो किसके एंड में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन है बाइल डक्ट यानी कि पित्त वाहिनियाँ जो है इसके एंड में ओडी ऑफ स्पिंक्चर पाया जाता है। पित्त नली के अंत में ओडी का स्पिंक्चर पाया जाता है। पित्त जो है कहाँ से निकलता है? तो पित्त बनता यकृत में है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। तो जो पित्त को जो यकृत से गॉल ब्लैडर तक लेने वाली जो नलिकाएं होती जो लेकर आती हैं इसी को पित्त वाहिनियाँ कहा जाता है और इसी के एंड में जो है ओडी ऑफ स्पिंक्चर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेनक्रियाज स्रावित करता है। पेनक्रियाज क्या स्रावित करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था पेनक्रियाज की अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं जो 3 प्रकार के हार्मोन्स निकालता है। बीटा सेल क्या निकालता है, अल्फा सेल क्या निकालता है और डेल्टा सेल क्या निकालता है? तो यहाँ पे सोमोस्टेटिन दिया है जो डेल्टा सेल के द्वारा निकलता है। बीटा सेल और अल्फा सेल क्या क्या निकालता है? अल्फा सेल इंसुलिन, बीटा सेल ग्लूकागॉन, इस तरह से जो है हार्मोन्स को स्रावित करता है और यहाँ पे जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा ग्लूकागॉन और बीटा जो है इंसुलिन का स्रावण करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में स्टोरेज नहीं होते हैं, जिनमें विटामिन बी और सी आता है। वसा में घुलनशील विटामिन ये शरीर में स्टोरेज होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में उपस्थित फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कीड़ा।
इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये हमारे शरीर में जो है स्टोरेज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपको मिल रहा है बी में विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी को ही स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी किसमें प्राप्त होता है? तो नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है रेनिन इज एन एंजाइम व्हिच। रेनिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? तो रेनिन जो है ये कैसिन को पैरा कैसिन में परिवर्तित करता है। कैसिन हमें दूध में मिलता है, बच्चों के दूध में जो कैसिन नामक प्रोटीन होता है इसको पैरा कैसिन में परिवर्तित करने का कार्य रेनिन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रेनिन जो है ये बड़ों में नहीं पाया जाता, ये केवल बच्चों में पाया जाता है, यानी इन्फेंट्स में पाया जाता है, 0 से 3 साल तक के बच्चों में। ठीक, अगला क्वेश्चन, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? तो दांत का जो क्राउन वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपरी होता है, ये दांत है, इसका जो ये वाला भाग होता है ये इनेमल से ढका होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दांत के 3 पार्ट होते हैं, एक क्राउन, एक नेक और एक रूट। तो जो क्राउन वाला भाग होता है ये इनेमल से ढका होता है। इनेमल दांत को कवर करता है और यह सबसे मजबूत आवरण होता है, न सिर्फ दांत का बल्कि पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो यही इनेमल होता है। क्वेश्चन लैक्टियल से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004-5 में आया, उसके बाद बिहार पीजीटी में आ गया। जब ये क्वेश्चन आया लोग कंफ्यूज हो गए लैक्टियल्स का कि ये लैक्टियल्स जो है ये लैक्टिक एसिड से संबंधित होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी। इसका सही जवाब था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, छोटी श्रृंखला वोशीय अम्ल का अवशोषण। अब देखिए ये जो है एग्जाम, ये जो है ना बिहार के 6 to 8 वाले में आया हुआ था। तो इस बुक से कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती हो आपका नहीं बचेगा जहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले। बस आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है और हमारा PDF लेके जो है टेलीग्राम से उसको भी पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बृहदान्त्र के संकुचन से इसकी दीवारें छोटी थैली की एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जो कोलॉन में कंस्ट्रक्शन होता है उससे जो है इसकी दीवारें जो हैं एक स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसी को हॉर्स्ट्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसको क्या कहेंगे? हॉर्स्ट्रा कहेंगे। ठीक है, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून क्या है? तो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो इंटेस्टाइनल रस का स्रावण करता है। और जाइमोजन सेल जो होती हैं जिसे चीफ सेल के नाम से जाना जाता है, ये आमाशय यानी कि स्टमक के फंडिक वाले भाग में पाया जाता है। स्टमक को 4 भागों में बांटा गया, आप सभी को पता है, फंडिक, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। फंडिक ऊपर वाला, कार्डियक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। तो ये जो फंडिक वाला भाग है यहीं पे जाइमोजन सेल यानी चीफ सेल जो है यहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो दृष्टि के लिए जो विटामिन आवश्यक है वो रेटिनॉल है, यानी कि विटामिन ए। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 या विटामिन B11 के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 और नियासिन या निकोटिनामाइड विटामिन B3। विटामिन ए समान दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फॉलिक एसिड आपने गर्भवती माताओं को देखा होगा कि उनको जो है फॉलिक एसिड ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, ये बच्चों के डेवलपमेंट में जिम्मेदार होते हैं। से पूछ लिया जाए विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए जो है हमें कैरोटीन यानी कि गाजर वगैरह से बहुत अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है। इसके साथ साथ आम, पपीता हो गया, इन सबसे विटामिन ए जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज। पित्त लवण का रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो पित्त लवण जो है ये स्टेरॉयड होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पित्त लवण यानी बाइल साल्ट, इसकी रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। पित्ताशय की थैली में मुक्त होने वाले पित्त में लगभग 92% जल, 6% बाइल सॉल्ट्स, 0.3% पित्तरंगा यानी जिसे बाइल पिगमेंट कहते हैं। बाइल पिगमेंट क्या है? बिलिरुबिन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल पिगमेंट के नाम से किसे जानते हैं? तो बिलिरुबिन को जानते हैं। इसके साथ साथ पित्त अम्ल, लैसेथिन, कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल और अकार्बनिक आयन जैसे चीज़ें भी पित्त रस में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जस्ट एज HCl इज टू पेप्सिनोजन सो इज। जैसे HCl में पेप्सिनोजन के लिए होता है वैसे क्या होता है? जैसे HCl पेप्सिनोजन पे कार्य करता है वैसे एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन पे कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटेरोकाइनेज अग्नाशय में पाया जाने वाला अग्नाशयी रस है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है।
बाकी HCl जो है ये जठर कोशिकाओं से स्रावित होती है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा पेप्सिन में सक्रिय हो जाती है। पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। इसी तरह एंटेरोकाइनेज भी एक एंजाइम है जो ग्रहणी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के रूप में सक्रिय रूप में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये भी प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेनिन पाया जाता है। हम सभी को पता है रेनिन स्टमक ऑफ इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये कैसीन को पैरा कैसीनेट में बदल देता है। रेनिन दूध प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करता है। गैस्ट्रोस्टेरॉन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन या फिर एंटेरोकाइनेज। सही जवाब ऑप्शन बी सिक्रेटिन। अग्नाशयी रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस को उत्तेजित करने वाला यानी स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन्स है वो सिक्रेटिन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्रेटिन अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स अमाशय की भित्ति से स्रावित होता है। एंटेरोगैस्ट्रॉन अमाशय में पहुंचकर जठर ग्रंथियों से HCl के स्रावण को उत्तेजित करता है। एंटेरोकाइनिन आंत की दीवारों को आंतीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिरोसिस रोग किससे अत्यधिक लेने के कारण होता है। कोकेन, निकोटीन, अल्कोहल या फिर अफीम। सही जवाब ऑप्शन सी अल्कोहल। सिरोसिस रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें लीवर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। यह रोग आने से पहले कोई लक्षण नहीं दिखाता है। रोगी व्यक्ति थका हुआ, कमजोर, चिड़चिड़ापन, पैरों में सूजन, बिच्छू की तरह रक्तवाहिनियां त्वचा पर दिखाई देती हैं। यह रोग प्रायः अधिक शराब यानी अल्कोहल पीने से होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन कठोरतम ऊतक है। हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है। तो हम सभी को पता है कि हमारे पूरे बॉडी का सबसे कठोर टिश्यू एनिमल ऑफ टीथ है यानी कि दंतवलक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछ ले, अस्थि पूछ ले, तो वो जबड़ा हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे बात करें टेंडन की, तो जो टेंडन है ये क्या करता है, तो टेंडन जो है ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है यानी ए से अस्थि और एम से मांसपेशी, टी से हो गया टेंडन। टेंडन जो है ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। मैट इसका एक ट्रिक होता है मैट। ठीक है, और बोन्स क्या है, ये आप सभी को पता है कि हड्डी मतलब जो हमारी हड्डियां हैं इन्हीं को बोन्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले बोन्स को बोन्स से जोड़ने के लिए क्या होता है, बोन्स को बोन्स से, तो बोन्स को बोन्स से यानी कि अस्थि को अस्थि से, ए से अस्थि इसको जोड़ने के लिए होता है लिगामेंट। ऑल से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है और अस्थि को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा होता है और सबसे कठोर ऊतक इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन, पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को क्या कहते हैं। कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज सरकोमा, कर्कट रोग, ल्यूकेमिया या फिर माइलोमा। नवोदय विद्यालय PGT में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी कर्कट रोग यानी कि कर्किनोमा। कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्किनोमा जो त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर और आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, लंग्स कैंसर होता है। सरकोमा में क्या होता है, तो सरकोमा में जो है लिम्फ नोड का कैंसर, अस्थि कैंसर को सरकोमा कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या होता है, इसमें WBC के कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रभावित होती हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्कट रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो जठर ग्रंथियों की यानी जैमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस्ड पेप्सिनोजन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जठर ग्रंथियों की जठर रस को स्रावित करती हैं। प्रत्येक जठर ग्रंथियां 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस नेक सेल, पैरेंटल, म्यूकस नेक सेल क्या करती हैं, तो म्यूकस का स्रावण करती हैं। पैरेंटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल ये HCl और इंटेस्टिक फैक्टर को स्रावित करती हैं। चीफ या फिर जैवोजन सेल ये पेप्सिन को पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं जिसे पेप्सिनोजन कहा जाता है। और एंटेरोकाइनिन जो होता है ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। यानी कि जठर ग्रंथियों में 4 प्रकार की सेल होती हैं। म्यूकस नेक सेल, पैरेटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल या जैमोजन सेल और एंटेरो इंडोक्राइन सेल।
इन चारों का अलग अलग कार्य होता है, यहाँ पे दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। फिर वही क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलता है या प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, तो हम लोगों ने इसके पहले के भी वीडियो में देखा था। बाइल जो होता है ये वसा का पाचन तो करता है, लेकिन इसमें जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल का पीएच अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो 7.5 से 7.7 तक बाइल का पीएच होता है। पीएच के मामले में आप सभी को पता है 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होती है। इस पे 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 जल का होता है। इसके इधर जाएंगे आप तो आपको अम्लीय माध्यम मिलेगा, इसके इधर जाएंगे तो क्षारीय मिलेगा। यानी 7 से जैसे ही ऊपर मिलेंगे तो आपको क्षारीय मिल जाएगा, तो बाइल जो है एक क्षारीय है, ठीक है। वहीं पे आप लोगों ने देखा होगा HCl का पीएच 1.5 से लेके 3.5 तक होता है, तो ये कैसा है, अम्लीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तब जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण होता है, या जब प्रोटीन का अंतःग्रहण अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीट। तब हमारे शरीर में क्या होगा, वसा का निर्माण होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, या ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लित होता है। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17 साल से कम किशोरा अवस्था की बालिका के दांत सूत्र क्या हैं। तो एडल्ट का जो दंत सूत्र होता है वो 21-23 होता है, 21-23/21-23। और जो 17 साल से कम पूछा है, यानी कि 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो 17 साल से जो कम होंगे ना उनका उसमें जो है विजडम टीथ नहीं पाया जाता है। विजडम टीथ जिसे आप अकल की दांत कहते हैं, वो जो होता नहीं पाया जाता, तो यानी कि ये 21-22/21-22 हो जाएगा। ये वाला जो है थर्ड मोलर जो है ये इसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर बच्चों का पूछ लिया जाए तो बच्चों का होता है 2102/2102, यानी कि उसमें प्री मोलर तो एक भी नहीं पाए जाते हैं, मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर ये जो है 23-24 की अवस्था में लगभग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन से यह शामिल नहीं है। बाईफास्फेट, हाइड्रेशन, कैल्सिटोनिन, या फिर लूप ड्यूरिटिस। सही जवाब ऑप्शन सी कैल्सिटोनिन। हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में कैल्सिटोनिन जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्सिटोनिन थायराइड के पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स है, या 32 अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड है जो पीटीएच हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय नाइट्रोजन साइकिल द्वारा, क्रेब्स साइकिल द्वारा, ग्लाइकोलिसिस द्वारा, या फिर ऑर्निथीन चक्र द्वारा, आर्नोथिन साइकिल द्वारा। तो यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑर्निथीन चक्र द्वारा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण अक्सर जब हमसे पूछ लेता है तो हम लोग किडनी वगैरह मार करके चले आते हैं, लेकिन यूरिया का जो निर्माण है वो यकृत में होता है, इसी ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र द्वारा संपन्न होता है, या किडनी से होता हुआ रक्तधारा में पहुंचता है और मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। और क्रेब्स चक्र क्या है, तो क्रेब्स चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कोलाडी पदार्थ के संपर्क में आने पर प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव के अंदर की ओर धंसती चली जाती है। इस स्थान पर एक्टोप्लाज्म सिकुड़कर थैली सी बना लेती है। इस तरल पदार्थ इस थैली में भर जाता है। अब यह थैली विलगित होकर एंडोप्लाज्म में आ गिरती है और एक धानी का रूप ले लेती है। ये धानियाँ पिनोसाइट्स, अमाशय या पिनोसोम कहलाती हैं। कोलाडी पदार्थ को ग्रहण करने की यह विधि पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार हैज़ द एंजाइम, मतलब स्लाइबा हैज़ द एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? सही जवाब ऑप्शन बी टाइलिन। लार में स्लाइबरी एमाइलेज टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन जो है स्टमक में पाया जाता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है और रेनिन जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी इन्फेंट्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये करता क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन जो है वो करता है। ठीक है, यानी कि पॉलीसेक्राइड को ऑलिगोसेक्राइड में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन क्या है? तो ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टिडोग्लाइकेन में बदलता है। रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये भी प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये कैसीन को पैराकैसिनेट में बदल देता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है? या काइम की एक विशेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लैक्टियल्स वाहिनियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लैक्टियल्स वाहिनियाँ बिलाई में पाई जाती हैं। बिलाई कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और यहीं पे लैक्टियल्स वाहिनियाँ पाई जाती हैं। लैक्टियल्स एक लिम्फेटिक कैपिलरी है। यह छोटी आंत में बिलाई में आहार संबंधित वसा का अवशोषण करती है, यानी फैट का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए उत्तरदायी है रोडाप्सिन हेतु, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, पेलाग्रा के लिए या फिर सिरोसिस के लिए? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, लेकिन विटामिन ए में जब प्रोटीन मिल जाता है तो उससे रोडाप्सिन नामक बीमारी होती है। अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या लगा है? तो यहाँ पे प्रोटीन का कहीं भी नाम नहीं दिया है, इसलिए रोडाप्सिन नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ठीक है, अगर दे देता कि विटामिन ए में प्रोटीन मिलने से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए प्लस प्रोटीन जब मिलता है तो रोडाप्सिन होता है, तब ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी विटामिन ए रतौंधी के लिए जिम्मेदार है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। यह हमें हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछली के तेल आदि से, जिगर यानी लीवर आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें ब्रूनर्स में, अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में, लीवर्स में या स्प्लीन में? कोलेस्ट्रॉल कहाँ संश्लेषित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये लीवर में संश्लेषित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा यकृत में हिपैरिन नामक मुख्य पदार्थ बनता है। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में यकृत आरबीसी का भी निर्माण करता है। अगर पूछा जाए कि जब बेबी माँ के गर्भ में होता है, प्लेसेंटल एज जब होती है, एम्ब्रॉनिक एज जब होती है, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। लेकिन जब बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी बड़ा होता है, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और आरबीसी खत्म कहाँ होती है? आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को, यानी कि स्प्लीन की हिंदी क्या होती है? नाम ही नहीं याद आ रहा। स्प्लीन की हिंदी अगर आपको पता होगा तो बताइएगा कि उसी स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अच्छा, यहाँ दिया है तिल्ली को ही आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी खत्म होकर वहीं पे स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर फॉलिक एसिड? सही जवाब ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जिसे अगर इसका फॉलिक एसिड किसे कहते हैं तो विटामिन 9 या विटामिन 11 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए के संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिल्सन्स कैप्सूल आर फाउंड इन, गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? तो गिल्सन्स कैप्सूल लीवर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संरचनात्मक रूप से लीवर बहुत सी पालियों का बना होता है, जिसे गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। यानी कि जो लीवर दो भागों में बटा होता है, ये देखिए दो लोब में बटा होता है। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लीवर एक लोब में दिख रहा होगा, लेकिन लीवर जो होता है ये दो पाली में बटा होता है। इसी को गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, आमाशय के आंतरिक भित्ति में अनुदैर्ध्य पेशीय बलन को क्या कहते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ द स्टमक आर कॉल्ड। तो उसी को रूजी कहा जाता है। रूजी, जब हम लोग भूखे रहते हैं, हमको भूख लगती है, तो हमारे स्टमक में ये रूजी नामक संरचना होती है, ऐसे यही खड़ी हो जाती है और यही हमारे पेट में चुभन होने लगती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो ये बिल्कुल धंस जाती है, तो मतलब फ्लैट हो जाती है। नहीं तो जो हमारा पेट खाली रहता है, ये कांटे की नुमा ऐसे नुकीली होकर खड़ी हो जाती है और इसी की वजह से हमारे पेटों में दर्द होता है, चुभन होता है। ठीक है, और यही जो अनुदैर्ध्य फोल्ड होता है, इसी को रूजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो उंगली नुमा संरचना इंटेस्टाइन में बनाते हैं, उसे बिली कहते हैं। और जो उंगली नुमा संरचना स्टमक में बनाते हैं, उसे रूजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सक्कस इंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय। सक्कस इंटेरिकस कहाँ से स्रावित होता है? तो सक्कस इंटेरिकस जो है क्रिप्स ऑफ लीवर कुंज से स्रावित होता है, क्रिप्स लीवर कुंज की दीवारों से स्रावित होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस झिल्ली के ब्रूरन ग्लैंड तथा लीवर कुंज की प्रागुकाएँ होती हैं, यहाँ से स्रावित होता है। अगर इसका पीएच पूछ ले तो 8.3 इसका पीएच होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, या ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। सही जवाब ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। CHO ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक के रूप में टूटता है। यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1 के रूप में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को थायमीन, विटामिन B1 को राइबोफ्लोमिन, विटामिन B1 को थायमीन, 2 को राइबोफ्लोमिन, B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 को क्या कहते हैं? विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड और B12 को किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन। ठीक, अगला क्वेश्चन, सही क्या है? गिल्सन्स के कैप्सूल। गिल्सन्स के कैप्सूल क्या होते हैं? मेढक के जिगर में पाए जाते हैं, मेढक के अग्नाशय में पाए जाते हैं, अस्तनी के जिगर में पाए जाते हैं, या फिर पेनक्रियाज ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। तो गिल्सन्स के कैप्सूल जो है लीवर ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गिल्सन्स के कैप्सूल लीवर्स ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। GI ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की भांति लीवर पर भी सेरोसस मसल्स होते हैं और यहीं पर जो है गिल्सन्स कैप्सूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं? ओशोफेगस, आमाशय, डियोडेनम या रेक्टम। सही जवाब ऑप्शन सी डियोडेनम। आहार नाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा होता है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम जो होता है ये C-नुमा संरचना होता है, फिर जेजुनम होता है जो कम फॉइल्ड होता है, उसके बाद इलियम होता है जो ज़्यादा फॉइल्ड होता है। तो इसके डियोडेनम वाले भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डियोडेनम के लीवर कुंड की दरारों के अलावा ब्रूनर्स ग्लैंड, डियोडेनल ग्लैंड्स भी पाया जाता है। ब्रूनर ग्लैंड को डियोडेनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइमोक्रिप्सिन घटक है। टाइमोक्रिप्सिन किसका घटक है? तो ये पैनक्रियाटिक जूस का घटक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय रस का घटक है। अग्नाशयी रस में सोडियम कार्बोनेट एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलास्टेज, लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज इत्यादि जो है वो पाए जाते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो है, काइमोट्रिप्सोजन पे जब ट्रिप्सिन पड़ता है तो ये काइमोट्रिप्सिन बनाता है, यानी कि पाई काइमोट्रिप्सिन बनाता है और फिर अल्फा काइमोट्रिप्सिन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रास नली उसी में पाई जाएगी जिसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी। तो सबसे ऊंची गर्दन किसकी है? जिराफ की है। कितनी है? 3 मीटर, लगभग 3 मीटर। और इसी में जो है सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाएगी, यानी सबसे बड़ा ओसोफेगस जो है वो पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी, अच्छा, विटामिन B12 की कमी से जो होता है वो होता है हानिकारक रक्त अल्पता, यानी कि
प्रेनिशियस एनीमिया नामक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। अगर चिल्कोलिसिस पूछा जाए तो B2 की कमी से, जिसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। बेरी विटामिन 1 जिसे थायमिन कहते हैं। और रक्त अल्पता विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। और स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इतनी बार मैंने विटामिन के साइंटिफिक नेम बता दिए और उनकी बीमारियां बता दी हैं कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। साथ ही अगर आप PDF लेके एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। प्रोपोनी बैक्टीरिया से क्या प्राप्त होता है? सही जवाब ऑप्शन है विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य होता है। इसे जो है व्यापारिक स्तर पर प्रोपियोनी बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। B12 की कमी से एनीमिया यानी प्रेनिशियस यानी कि हानिकारक रक्त अल्पता जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन, एबनर्स ग्लैंडियाँ उपस्थित होती हैं। एबनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन। एबनर्स ग्लैंड कहाँ होते हैं? तो एबनर्स ग्लैंड जो है वो टंग सरफेस पे मौजूद होते हैं। ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि और इनर यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी ग्लैंड भी है जिसे मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको उसका नाम पता है कि कौन सी वो ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जब आपका आंसर आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर कर पाते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है? तो रेनिन कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। ऑप्शन D इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरी साइकिल स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन। कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन के मध्य कोरी साइकिल जो है ये संबंध स्थापित करता है। कोरी चक्र पेशीय ग्लाइकोजन यानी कि मसल्स ग्लाइकोजन और यकृत ग्लूकोज यानी लीवर ग्लूकोज के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। कोरी चक्र को लैक्टिक अम्ल चक्र यानी लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। कोरी चक्र के दो अंग शामिल होते हैं, एक पेशीय और एक यकृत यानी कि एक मसल्स और एक लीवर। कोरी चक्र की खोज कार्ल फर्डिनेंड कोरी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे कोरी चक्र की जो है डायग्राम आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है? भूख लगने पर जब व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है तो उसकी जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन का यूज करती है। ऑप्शन B इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज करता है। जीव में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनाते हैं और ये ग्लाइकोजन जो होता है हमारे यकृत में जमा हो जाता है। और जब हमें भूख लगती है और हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोजन मतलब काफ़ी दिन तक भूखे रह गए और ग्लाइकोजन की मात्रा ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, तब किसका यूज करेंगे? तो फिर फैट्स का और उसके बाद प्रोटीन का और उसके बाद क्या होती है हमारी हड्डियाँ और हमारे मसल्स गलने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? तो भोजन के अवशोषण में सोडियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम हमारे हार्ट बीट में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी कि हृदय को धड़कने में भी महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है। ठीक है, ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता? वसा के साथ तो यानी कि जो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो वसा में घुलनशील नहीं होगा वो नहीं प्राप्त होगा। तो वसा में घुलनशील कौन सा नहीं होता है? विटामिन B और विटामिन C, ये जल में घुलनशील होते हैं तो ये वसा के साथ बनाए गए घोल से हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ऑप्शन B इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है लिपिड, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये रासायनिक रूप से यानी केमिकली एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन B इसका सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी जो एंटीजन के खिलाफ बनती है प्रोटीन होती है, या 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट होते हैं जो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन B इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन इन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन्स। अग्नाशयी रस का उत्सर्जन किस हार्मोन्स का उद्दीपित किया जाता है? तो अग्नाशयी रस जो है ये सिक्रेटिन और पैनक्रियोजामिन दोनों एंजाइम के द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैस्ट्रिन के द्वारा गैस्ट्रिक रस यानी कि आमाशय रस आमाशय रस यानी स्टमक रस को उत्तेजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैस्ट्रिन किसको उत्तेजित करता है? HCl को। स्कर्वी किस रोग की कमी से होता है? तो स्कर्वी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा एक ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं, या फिर एडके याद कर लीजिए, एडेक। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरीबेरी। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स। विटामिन के जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। और विटामिन ए ई जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव का दंतसूत्र क्या है? इसके पहले आपसे पूछा था कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों का दंतसूत्र क्या है, तो हम लोगों ने देखा था 21/21/22, क्योंकि उसमें थर्ड मोलर जो है वो नहीं पाया जाता, वो नहीं पाया गया था। अब वयस्क मानव में ये थर्ड मोलर जो है वो हो जाएगा, यानी 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो 21/23/21/23 जो आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख, एक मिनट, ये नहीं 32 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 21/23/21/23। और 21/22/21/22 ये 17 साल से कम उम्र तक के बच्चों का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय का अंत स्रावी भाग स्रावित होता है। द एंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ पैनक्रियास सिक्रेशन। अग्नाशय एक इसका अंतःस्रावी भाग होता है, एक बाह्यस्रावी भाग होता है। तो अग्नाशय से जो अंतःस्रावी भाग से जो स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो अग्नाशय के ये मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। अभी मैंने आपसे होमवर्क के रूप में भी पूछा था, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अग्नाशय को ही मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही होता है। तो इसका जो अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो स्रावित होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन अल्फा सेल बीटा सेल से स्रावित होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, और इसमें एक डेल्टा सेल होता है जिससे सोमैटोस्टेटिन स्रावित होता है। अग्नाशयी रस बाह्यस्रावी भाग से निकलता है, यानी कि जो इसका एक्सोक्राइन होता है वहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित करती हैं? क्या वो म्यूकस नेक सेल है, चीफ सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, या स्लैबरी सेल है? तो जठर ग्रंथियों में पहली बात तो स्लैबरी सेल पाया नहीं जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल ही जो है वो म्यूकस का स्रावण करती हैं, इसे अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं, और यही म्यूकस नहीं, HCl का जो है वो स्रावण करती हैं। चीफ सेल की अगर बात करें तो ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं, और म्यूकस नेक सेल जो है ये म्यूकस का स्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियों में 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर का pH कितना होता है? देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि pH से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया आपका राजस्थान PCS 2013 और PGT बायोलॉजी 2013 में कि pH कितना होता है। तो मानव के आमाशय का जो pH होता है वो 1.5 से लेके 3 तक होता है। तो 1.5 आपको केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, और उसके बाद आंत का जो pH होता है यहाँ पे जो दिया है वो 7.8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये किस तरह से आपको घुमाने का कार्य किया है, आमाशय का बाद में दे दिया और आंत का पहले दे दिया, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मानो आमाशय का जो pH होता है 1.5 से लेके 3.5 तक होता है, ठीक है। और आंत का जो pH होता है आंत का वो 7.8 के यानी 7.5 से लेके 7.8 तक होता है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहंस दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करती हैं? अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में,
तब इसका जो है स्टार मार्क, यानी कि ये सबको इसका आंसर मिला था। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण लैंगरहंस दीपकाओं में नहीं होता है, बल्कि जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस से होता है। तो इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं था, इसका सही जवाब स्टार मार्क हो गया था। ठीक है, लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं स्रावित, यहाँ से 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। एक अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन का स्रावन करता है, बीटा सेल जो इंसुलिन का स्रावन करता है, और डेल्टा सेल ये सोमोस्टेटिन का स्रावन करता है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस विटामिन के लिए जिम्मेदार है, यानी सुनहरे चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, इसीलिए इससे जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं इलियम, इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, बाइल जूस इन ड्यूडेनम, HCl इन स्टमक, या फिर इंसुलिन इन ड्यूडेनम। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, HCl इन स्टमक। ऑक्जेंटिक सेल जो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती हैं आमाशय में। ठीक है, म्यूकस नेक सेल ये श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। जैमोजन या पैप्टिक या चीफ सेल जो होती हैं ये पूर्व रेनिन और पैप्सिनोजन का स्रावण करती हैं, यानी पहले रेनिन का, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब पैप्सिनोजन का स्रावण कौन करती है? जाइमोजन या फिर पैप्टिक या फिर चीफ सेल, इसी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल, इसी को पैराइटल सेल के नाम से जाना जाता है। ये आमाशय में HCl का स्रावण करती हैं। विटामिन B12 के अवशोषण और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में भी ये सहायक होती हैं ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साधन साबित हुआ? वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। विटामिन के, टेराटोजन, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, या जल में विलय होता है। जल में विलय 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। इस विटामिन का उपयोग व्यसन मुक्ति के उत्तम साधन के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है? तो विटामिन ए जो है ये विजुअल पर्पज के लिए आवश्यक है। विटामिन ए के साथ जब प्रोटीन मिलता है तो रोडोप्सिन बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है? तो विटामिन ए किसके संश्लेषण का? रेटिनिन के संश्लेषण का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, मक्खन, जिगर यानी लीवर, मछली के तेल, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में अंतःग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। किसके द्वारा? कॉलीसिस्टोकाइनिन, जिसे CCK कहते हैं, इसके द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन में अंतःग्रहण के पश्चात कॉलीसिस्टोकाइनिन के द्वारा उद्दीप होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पाचन के बिना भी किसे अवशोषित कर लिया जाता है? तो पाचन के बिना विटामिन को अवशोषित कर लिया जाता है। मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये पाचन प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन विटामिन का अवशोषण बिना पाचन के ही हो जाता है, क्योंकि यह स्व उपापचयी होता है। ठीक है, यानी कि इसके पाचन में एंजाइमों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, यह रंगहीन है, सॉल्युबल है और क्रिस्टलीय है, यानी कि ये घुलनशील है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे फ्यूल सब्सटेंस कहा जाता है, और इसे जो है ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यही ग्लूकोज जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, और क्या होता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सहगमन तंत्र गतिमान होते हैं। आज सिम्प्रॉड सिस्टम मूव्ड, तो 2 विलय एकल दिशा में, यानी 2 सॉल्यूट यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सहगमन तंत्र में 2 विलय एक दिशा में गतिमान होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण मानव आंत की अ स्तर में अमीनो एसिड का परिवहन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी का कारक है। रतौंधी किसकी कमी से होता है?
विटामिन ए की कमी से विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कॉर्निया या त्वचा की कोशिकाओं का सल्की होना, कुंठित वृद्धि आदि होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, जिगर, मछली। बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इतनी बार सुन चुके हो कि आप गलत करके नहीं आए, ठीक है। विटामिन बी को थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स और साथ साथ ऑस्टियोमलेशिया 2 बीमारी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाएगा वो विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? राइबोफ्लोविन, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम या फिर राइबोफ्लोविन। ये राइबो न्यूक्लियस है पहला, ठीक है। कौन सा एक एंजाइम नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 है और इसकी कमी से चिल्कोलिसिस रोग होता है। अगर ये विटामिन है तो ये एंजाइम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चिल्कोलिसिस क्या है? तो चिल्कोलिसिस एक प्रकार की बीमारी है जिसकी कमी से ओठों के किनारे फट जाते हैं, यानी विटामिन बी2 की कमी से ओठों के किनारे जो फट जाते हैं और स्मृति यानी कि जो माइंड होता है वो भी कम होने लगता है। इसके अलावा थकान, गले में सूजन, आंखों की रोशनी का कम होना, मानसिक तनाव जैसी स्थिति भी विटामिन बी2 की कमी से जो है वो उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो राइबोफ्लोविन जो है ये एक प्रकार का विटामिन है, एंजाइम नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स थे इसके पहले की वीडियो में कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन तो करवाए, इसके साथ 25 क्वेश्चन और भी करवा दिए, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करवा दिए। अगर इसी तरह से आप लोग रिस्पांस करते रहे तो एग्ज़ाम तक हम लोग 1-2 वीडियो में, मतलब अब अगला रिस्पायरेशन होगा तो उसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मतलब सारे टॉपिक एग्ज़ाम तक कवर कर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है? तो आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें आपके द्वारा कोई भी चार्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करते हैं तो उसे देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग के लिए खींच पाते हैं। बाकी क्लासेस तो आपकी एज इट इज चलती रहेंगी, बस इतना होगा कि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो क्वेश्चन ज़्यादा करके हम आपको, जैसे किसी का कमेंट आया था कि मैम एक दिन में 2 टॉपिक ख़त्म करिए, तो एक दिन में 2 टॉपिक ख़त्म करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बॉटनी और जीएस जीके की भी क्लासेस देनी होती हैं, वो भी आपको उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये जूलॉजी की है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके लास्ट तक कोशिश करूँगी कि आपका सारा मतलब ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जिस तरह आपको बॉटनी में एक कंपाइल वीडियो मिल गया जिम्नोस्पर्म का, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक साथ सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।